हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हम करेंगे लेक्चर 12 ऑफ इकोनॉमी, दैट इज टैक्सेशन। अगेन रिलेटिवली अगर देखिए, जो पिछले टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं, फाइनेंशियल मार्केट हो या उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी हो या नेशनल इनकम हो, उससे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम क्वेश्चंस आए। बट स्टिल नेवरदलेस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट बेसिकली एक आधा क्वेश्चन जो है टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अराउंड आ सकता है, या फिर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो की टर्म्स हैं कुछ, उसके अराउंड आ सकता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट, हम वो सब कवर करेंगे। तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स सी कि ये सारे जो टैक्सेस हैं, हाउ कुड वी क्लासिफाइड, कैसे इनको जो है डिवाइड कर सकते हैं। नाउ देयर आर वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस। ठीक है, सबसे पहला बेसिस है क्लासिफाइंग टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट्स, यानी कि इनके टैक्स रेट किस तरीके से चेंज करते हैं विथ बेसिकली चेंज इन इनकम, राइट। उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट। इसमें हमारा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसमें बेसिकली इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है। प्रोपोर्शनल टैक्स मींस कि टैक्स रेट जो है सेम रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। एंड रिग्रेसिव टैक्स, जिसमें इनकम बढ़ती है तो टैक्स जो है कम होता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर जो है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट। इस तीन तरीकों से जो है हम क्लासिफाई करते हैं टैक्सेस को: प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव इज द डिजायरेबल वन, जो हम देखते भी हैं हमारे जो है इनकम टैक्स स्लैब में। क्योंकि इसमें जैसे आप देखते हो टैक्स स्लैब्स, अगर आपको पता होगा, बजट जब आगे हम डिस्कस करेंगे इसको ही ब्रीफली देखेंगे। सो यू मस्ट नो कि जैसे जैसे अप टू 5 लाख तो कोई भी टैक्स नहीं देना होता। 5 लाख के ऊपर जो इनकम होती है उनको 10% देना होता है। फिर एक और थ्रेश होल्ड होता है, उसके ऊपर होती है 20%। फिर एक और थ्रेश होल्ड होता है, उसके ऊपर होती है तो 30%। फिर एक और वो होता है कि जिसमें एक लेवल के ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स तो देंगे ही, प्लस टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज भी देते हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, मतलब कि टैक्स किस चीज पे लगाया जा रहा है। सो देर इज एड वैलोरम टैक्सेस, मतलब जो है वैल्यू पे लगाया जाता है टैक्स। ठीक है, सो जो टैक्स वैल्यू पे लगाया जाता है, जैसे जीएसटी है आपका, सो इट्स ए 18% ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग। सो जो जितना भी आपने जितने का सामान बेचा उसकी 18%, सो उसकी वैल्यू पे 18% टैक्स लगा है। सो दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज एड वैलोरम टैक्सेस। ठीक है, और दूसरे टाइप के हैं स्पेसिफिक टैक्सेस, जो बेसिकली इट्स नॉट इम्पोज्ड ऑन वैल्यू बट रादर इट्स इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी और सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ द गुड और सर्विस। ठीक है, सो क्वांटिटी या कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे ये जो है इंपोज किया जाता है। सो ये जो है वैल्यू पे इंपोज किया जाता है, जबकि ये क्वांटिटी और सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इस पे इंपोज किया जाता है। ठीक है, सो इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हो सिगरेट्स का, जिनमें जो है विद द लेंथ ऑफ द सिगरेट जो है टैक्स इंक्रीज होता है, राइट। सिमिलरली और भी दूसरी कई चीजें हैं जिनके जो है से ऑन सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो है आपका टैक्स इंपोज होता है। देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग टैक्स बर्डन। सो बेसिकली टैक्स लगाया गया है, अब वो टैक्स अगर सी इसमें यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि टैक्स किसके ऊपर इंपोज किया गया है, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स किसको देना पड़ रहा है। सो हु ऑन इंसिडेंस मींस ऑन whom the tax is imposed and impact means who has to pay the tax. Now अगर टैक्स का जो है इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर है, यानी जहां पे जो है टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट काइंड ऑफ टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इसका है आपका इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स, ए पर्सन आई एम अर्निंग सम इनकम, मेरे पे इनकम टैक्स लगा है, सो दैट टैक्स आई हैव टू पे। आई कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन ऑन एनीवन एल्स एंड दूसरों को बोल सकता हूं कि आप ये टैक्स पे करो, दिस कैन नॉट हैपन। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक यू टेक एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी, सो जीएसटी किस पे इंपोज किया जाता है। सो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स कि जीएसटी का इंसिडेंस किस पे होता है, राइट। जीएसटी का इंसिडेंस
जो है किस पे होता है, सेलर पे होता है या कंज्यूमर पे होता है, और जीएसटी का इम्पैक्ट किस पे होता है, राइट? प्लीज टेल मी जीएसटी का जो है इंसिडेंस और इम्पैक्ट, ये कमेंट्स में बताइए। और अगर आप बता पाए तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली जो है इसमें जो है इम्पैक्ट जो है शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? इसमें टैक्स का जो बर्डन है, जो जिसके ऊपर इंसिडेंस होता है टैक्स का, उसको नहीं पे करना पड़ता, वो जो है बेसिकली बर्डन शिफ्ट हो जाता है, कोई और जो है वो पे करता है, ठीक है? नेक्स्ट इज लफर कर्व। सो ये अगर आप देखोगे, सो ये बेसिकली सी दिस इज अ जनरल आइडिया विच टेल्स की बेसिकली टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में क्या रिलेशन है, राइट? सो इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। सी टैक्स रेट तो मतलब आप समझ गए 10%, 5% की कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। टैक्स रेवेन्यू मतलब कितना जो है टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्स है, ठीक है? सो बेसिकली अगर ये हमारा टैक्स रेवेन्यू वाला एक्सेस है और ये अगर टैक्स रेट वाला एक्सेस है, सो दिस कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस। और इसमें ये जो एक टैक्स रेट है से टी ओ, इस पे जो है मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता है और उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम टैक्स रेट, ठीक है? दैट देर इज ऑप्टिमम टैक्स रेट एट विच देर इज मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सो ऑब्वियसली इसके पीछे का ग्राफ तो हम समझते हैं कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ेगा। दिस इज लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल, राइट? क्योंकि टैक्स रेट बढ़ेगा तो टैक्स टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बट ये इसका क्या एक्सप्लेनेशन है दिस पोर्शन का, कि जो है एक सर्टेन टैक्स रेट के बाद जो है टैक्स रेट अगर बढ़ाया जा रहा है तो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस? सो इसके पीछे रीजन ये है, सबसे पहली चीज है, अगर और ज्यादा बढ़ाओगे टैक्स रेट तो जो है टैक्स अवॉइडेंस बढ़ जाता है, ठीक है? सो देर इज ग्रेटर इंसेंटिव टू सीक आउट टैक्स रिलीफ एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टैक्स अलाउंसेस एटसेट्रा। सो उसके कारण क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू है, वो कम हो जाता है, ठीक है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आप लीगली, टैक्स अवॉइडेंस मीन्स लीगली अवॉइडिंग टू पे टैक्स, यानी आप जो है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस वगैरह दे रखे हैं, उनका यूज करके यू आर लीगली अवॉइडिंग टू पे टैक्स, ठीक है? देन टैक्स इवेजन, राइट? सो टैक्स इवेजन भी इसमें बढ़ जाता है। सो दोनों चीजें बढ़ती है, टैक्स अवॉइडेंस जहां लीगली आप अवॉइड करते हो, टैक्स इवेजन जहां आप इलीगली अवॉइड करते हो। इसके लिए आगे हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। सो जैसे नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सो कई लोग अपनी इनकम और वेल्थ ही अच्छे से डिक्लेयर नहीं करते या बताते नहीं, या फिर कम करके बताते हैं, क्यों? टू ओनली टू इवेट टैक्स। अगर ज्यादा बताएंगे तो उनको ज्यादा जो है टैक्स लगेगा, ठीक है? पॉसिबल ब्रेन ड्रेन इफेक्ट्स, कहीं इट कैन ऑल्सो लीड टू दिस की कहीं जो है हाईली स्किल्ड हाई अर्निंग जो इंडिविजुअल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई कंपनीज भी जो होती हैं वो यहां से बाहर चले जाएंगी बिकॉज ऑफ अ हायर टैक्स रेट। वो बाहर चलेंगे जहां पे उनको कम टैक्स रेट लग रहा होगा, राइट? तो ब्रेन ड्रेन इफेक्ट्स या फिर बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ द कंपनीज आउटसाइड द कंट्री इफ अ वेरी हाई टैक्स रेट इज हियर। सो अगर कंपनी ही चले गई तो सी यहां पे वो कम से कम कुछ टैक्स तो दे रही थी, अगर बाहर ही चले गई सो इट वॉन्ट बी गिविंग एनी टैक्स, ठीक है? सो अगर हाई इनकम टैक्स पेयर हो गए या फिर जो है कंपनीज वगैरह हो गई, दे विल गो आउट इफ दे फील दैट टैक्स रेट इज अनरीजनेबली हाई, ठीक है? So or beyond the optimum level of tax rate, ठीक है? So in that case there would be a decline in tax revenue. Now let's briefly discuss direct taxes in India. सबसे पहला और सबसे important हमारा है इनकम टैक्स, ठीक है? So this is most important one. और इनकम टैक्स में अगर आप देखें, इट इज मोस्टली लेविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, अनरजिस्टर्ड फर्म्स एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पीपल। तो किन पे लेवी किया जाता है, दैट आई होप इट इज क्लियर। इसके जो स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के, ये हम बजट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो अभी तक तो एटलीस्ट वी हैवंट सीन एनी क्वेश्चन ऑन स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स, बट गिवन द फैक्ट दैट कुछ चेंजेस लास्ट ईयर हुए थे, इस साल भी हुए थे, एंड इट इज इन न्यूज, सो वी शुड ऑल्सो गो थ्रू इट, दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इन द बजट पार्ट, ठीक है? और जैसा आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज अ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। सो अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आपकी इनकम जाती है, so then apart from paying tax you have to pay a surcharge on that tax also, ठीक है? So is the additional charge payable on the income tax, so उस income tax पे एक additional charge जो आप pay करते हो, ठीक है? So it is an added tax on taxpayer having higher income inflow during a particular financial year, ठीक है?
नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स. सो इट इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स. जो कंपनीज होती हैं आपकी, तो कंपनीज की इनकम क्या मेनली जो प्रॉफिट कमाती हैं उस पे ये टैक्स जो है आपका लगता है. ठीक है. सो दिस इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस. सी मेनली इसमें अगर आप देखोगे, अगर जो है जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, तो मेजर चंक ऑफ टैक्स कलेक्शन कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स. सो कॉर्पोरेट टैक्स फॉर्म्स अ major chunk of tax collection and specifically of the direct tax collection. ठीक है. जनरली भी टैक्स कलेक्शन का मेजर चंक है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का भी मेजर चंक है. ठीक है. एंड यस, लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इन दिस. सो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स को जो है कम करने की कोशिश की जा रही है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑफ जीएमसीटीआर, जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स को जो है एक बेस लाइन लेवल तक नीचे लाया जा रहा है. सो इट विल डिक्रीज इट, बट बहुत ज्यादा भी कम नहीं करेगी इंडिया. ठीक है. सो ये याद रखना, जीएमसीटीआर इंडिया ने अडॉप्ट किया है, जहां पे इंडिया हैज एग्रीड टू कीप अ बेस लाइन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है. बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी, कॉर्पोरेट टैक्स के क्या रेट्स वगैरह हैं, अगेन एज फार एज अभी तक तो यूपीएससी में कभी भी क्या रेट है कॉर्पोरेट टैक्स का उस पर क्वेश्चन नहीं आया. ठीक है. सो दैट इज देयर. नेक्स्ट इज योर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. सो बेसिकली होता क्या है कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके प्रॉफिट्स होते हैं, बट दे एंड अप यूजिंग वेरियस जो भी टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह होते हैं, और उसके थ्रू क्या करते हैं, वो शो करते हैं कि उनकी जीरो या नेग्लिजिबल इनकम है, और वो जो है टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, यानी लीगली टैक्स देना जो है अवॉइड कर देते हैं. सो इसीलिए एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है कि अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट किया है, so they have to pay a minimum alternate tax, right? And it is imposed on non-corporates whose annual income is more than 20 lakhs. ठीक है. So this is there. So minimum alternate tax is nothing but a tax imposed on such companies which are जो basically see, इसी का जो है ये बेसिकली कंपनीज पे इम्पोज होता है. ठीक है. तो कंपनीज पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, बट नॉन कॉर्पोरेट्स यानी नॉन कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आती, उनके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है. दोनों कॉन्सेप्ट सेम है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास प्रॉफिट्स बन रहे हैं, एंड नॉर्मल केस में उनको टैक्स देना चाहिए था, बट बिकॉज दे टेक इंसेंटिव्स, वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह, और इसका यूज टैक्सेशन स्ट्रेटजीज का यूज करके दे शो देमसेल्व्स एज जीरो टैक्स कंपनीज और जीरो टैक्स एंटिटीज, और टैक्स देना लीगली अवॉइड करते हैं, तो उनके ऊपर जो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है. राइट. दिस इज द टैक्स. नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन बेसिकली, आई होप यू रिमेंबर कि फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड होता था, राइट. सो इट इज अ टैक्स दैट इज लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस डन थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन कंट्री. सो जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनके थ्रू अगर जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड हो रहा हो, तो उसका जो है जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज है, वैल्यू है का, जो ट्रांजेक्शन का वैल्यू है, राइट, उसका एक जो है माइनर परसेंट, इट्स नॉर्मली लेस देन 1% नॉर्मली, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि क्या एसेट वगैरह है, बट काफी कम रहता है, बट इट इज ऑन दी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन. जो भी सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन की गई है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर जो है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है. राइट. एंड ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है जिसपे ये एप्लीकेबल है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, डिबेंचर्स, राइट, यूनिट्स इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इक्विटी बेस्ड गवर्नमेंट राइट्स एंड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. इन सब चीजों पे जो है बेसिकली जो है आपका ये जो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इंपोज होता है, अगर इन चीजों को, ये जो सिक्योरिटीज हैं, इनका जो है बाइंग या सेलिंग किया जाएगा ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. एंड द रेट ऑफ टैक्सेशन अगेन डिपेंड्स ऑन बेसिकली किस टाइप की सिक्योरिटी है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, राइट. ऑन दैट द रेट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स. ट्रांजैक्शन मतलब वेदर इट इज परचेज और सेल, और टाइप ऑफ सिक्योरिटी वेदर इट्स बॉन्ड, सिक्योरिटी, डिबेंचर, एनीथिंग. ठीक है. The next important direct tax is capital gains tax. So it is nothing but basically, I hope you understand the idea of capital assets. So बहुत सारे ऐसे assets होते हैं, long term assets होते हैं, right? So tax on profits or gains arising from transfer of capital assets. So basically, अगर capital assets को जो है buy या sell किया जाता है, transfer किया जाता है, और से आपने कोई capital asset है, कोई stock है,
जिसको आपने 100 रुपीज का खरीदा और फ्यूचर में आप उसको जो है 500 रुपीज का बेच रहे हो, राइट। सो यहाँ पे आपको 400 रुपए का जो है कैपिटल गेन हो रहा है। सो इट इज नथिंग बट इट इज अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट और गेन मेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल एसेट है, राइट, और उसके जो है ट्रांसफर करने से उसका जो वैल्यू अप्रिशिएट होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अप्रिशिएट होने के बाद अगर आपने उसको अप्रिशिएटेड वैल्यू पे बेचा तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉफिट गेन हुआ है, उस प्रॉफिट गेन पे जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन। नाउ ये दो टाइप के हैं डिपेंडिंग ऑन कितने ड्यूरेशन तक आपने उस एसेट को होल्ड किया, राइट। डिपेंडिंग ऑन इट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज शॉर्ट टर्म, वन इज लॉन्ग टर्म। सी शॉर्ट टर्म जब होगा जब कोई भी एसेट जो है जनरली कोई भी एसेट जो है 36 मंथ से अगर कम होल्ड किया गया है तो शॉर्ट, और कोई चीज है, ये चीज अगर हमने जो ये ट्रांजेक्शन की है 1 ईयर में कर दी, राइट, तो ये जो 400 रुपए है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। बट अगर यही चीज मैंने जो है 4 ईयर्स में की होती, 4 साल बाद, यानी ये जो है 2021 में खरीदा होता और ये जो है 2026 में बेचा होता या सॉरी 25 में बेचा होता, 4 या 5 साल बाद, यानी 36 मंथ्स बाद किया होता। सो इन दैट केस यही चीज जो बन जाती मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एसेट, ये लेंथ जो ड्यूरेशन है कितने टाइम के लिए होल्ड करना है वो भी वेरी करती है। जनरली कोई भी एसेट है उसके लिए लेस देन 36 मंथ्स है, बट इट इज 24 मंथ्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 24 महीने हैं फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी, एंड लेस देन 12 मंथ्स फॉर एसेट्स लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए 12 महीने से कम। सो रिमेंबर दिस, कैपिटल गेन जब कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है तो उस पे जो गेन होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्राइसेस, राइट, उस पे जो गेन होता है वो जो है आपका कैपिटल गेन है और इस पे जो टैक्स लगता है वो हो गया कैपिटल गेन्स टैक्स। नाउ ये टैक्स दो टाइप का है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन कितने देर तक आपने उस एसेट को होल्ड किया है। अगर जनरली 36 मंथ से कम के लिए होल्ड किया है जनरली एसेट को तो वो हो गया शॉर्ट टर्म, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, उसको अगर आपने 24 मंथ से कम के लिए होल्ड किया तो फिर उस केस में जो है वो शॉर्ट टर्म होगा, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म होगा। और अगर ऐसे एसेट्स है जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो इस केस में अगर आपने 12 महीने से कम के लिए होल्ड किया है सो इट वुड बी शॉर्ट टर्म, ओके, अदरवाइज इट वुड बी लॉन्ग टर्म। नाउ नेक्स्ट वी सी इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगला जो हम देखते हैं वो है व्हाट आर द डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है, जहां पे टैक्स बर्डन जो है बेसिकली शिफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहला है कस्टम ड्यूटी। सो इट इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो नॉर्मली आज के डेट में इट्स रेयरली सीन बट समटाइम्स इट मे बी इम्पोज्ड ऑफ गुड्स, ठीक है। सो गुड्स के जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स इंपोज किया जाता है दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी, ठीक है। एंड गवर्नमेंट यूजेस दिस ड्यूटी टू रेज रेवेन्यूज। तो एक तो रेवेन्यूज का पार्ट है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है इसका, टू सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। सो जैसे ऑनियन के प्राइसेस या किसी गुड के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड वी नीड टू इंश्योर कि इसका एक्सपोर्ट ना हो, तो उस पर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, राइट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। या फिर अगर बाहर से कोई ऐसे गुड्स है जो बहुत ज्यादा सस्ते में आ रहे हैं तो उन पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक है। नाउ इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की है, बेसिक है, काउंटर वेलिंग है, एडिशनल है, प्रोटेक्टिव है और एंटी डंपिंग है। सी इसमें मेनली हमें जो है काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग समझने की जरूरत है, राइट। सो सी काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग में समझने के लिए सिंपल आइडिया है। सी डंपिंग समझिए, डंपिंग क्या होता है। सो कंट्री ए है और कंट्री बी है, अगर लेट्स टेक कंट्री ए एंड कंट्री बी, जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स टेक कंट्री ए एंड बी। अगर कंट्री ए में कोई गुड जो है वो 10 रुपए का बिकता है, बट वही कंपनी जो भी है यहाँ पे कोई भी कंपनी वो गुड 10 रुपए का इस कंट्री ए में बेच रही है। अब वही कंपनी इस गुड को यहाँ पे लाके 9 रुपीज में बेच रही है मार्केट में, ठीक है, यहाँ 10 रुपए में 9 रुपए। सो दिस इज नोन एज डंपिंग, कि वहां पे जो है अनफेयरली लो प्राइस में जो है इस गुड को यहाँ पे बेचा जा रहा है विद द इंटेंट ऑफ बेसिकली मे बी कैप्चरिंग द मार्केट एंड जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए, ठीक है, दिस मे बी द इंटेंट, राइट। सो इस केस में क्या है, डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है
बी कंट्री इस पे इंपोज कर सकती है सो दैट ये वापस 10 हो जाए, ठीक है, दिस कैन बी डन। और दूसरा ये है, नाउ टेक अनदर केस, से कंट्री ए में भी जो है ये और बी में, नाउ कंट्री ए में वही सेम गुड जो है 9 रुपीज में बिक रहा है और सेम गुड वो कंट्री यहां भी 9 रुपीज में बेचा है, बट वो 9 रुपीज में इसलिए बिक पा रहा है कंट्री ए में क्योंकि कंट्री ए की गवर्नमेंट जो बेसिकली सब्सिडी दे रही है, सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी वो गुड जो है सस्ता बेच पा रहे हैं, राइट, और जो गवर्नमेंट दे रही है। सो इसके कारण यहां पे जो है अब बी इस केस में क्या है, टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय ए जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा। सो काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज टू सीवीडी इज टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी, ठीक है, ये याद रखना। एंड डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज टू बेसिकली कॉम्बैट दी अनफेयरली लो प्राइसेस, ठीक है। सो ये आइडिया है दोनों के बीच में, ये दो की टर्म्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। फिर इसी के वेरिएंट्स हैं स्पेशल सीवीडी एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ठीक है। देन देयर इज एक्साइज टैक्स, सो इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स, गुड्स पे इम्पोज्ड है, एंड इट इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल। सो ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग और सेल, इसी पे एक्साइज टैक्स इंपोज होता है, ठीक है। एंड आफ्टर जीएसटी एक्साइज ड्यूटी मेनली अप्लाइज ऑन पेट्रोलियम एंड लिकर, ठीक है, ये याद रखना, पेट्रोलियम एंड लिकर आर आउट ऑफ द जीएसटी, ठीक है। सो एक्साइज ड्यूटी जो है इन्हीं पे इंपोज होती है, ओके। देन नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस, पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इससे आपको हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। नाउ सबसे पहला टर्म समझिए, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, याद रखिए। सो देखो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये टैक्स जो है कहाँ जो है बेसिकली उस अथॉरिटी को जो है टैक्स अथॉरिटी का क्रू होगा जहां पे जो है इसका जो है कंजम्पशन हो रहा है, जिस डेस्टिनेशन पे इसका कंजम्पशन हो रहा है वहां की अथॉरिटी इसको जो है इंपोज करके उसको जो है कलेक्ट करेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज मेंट बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। सो जैसे मैन्युफैक्चरर है, अगर उसने कोई रॉ मटेरियल्स खरीदे तो मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल की सप्लाई हुई तो उन रॉ मटेरियल की सप्लाई पे मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देना पड़ेगा। सिमिलरली मान लो मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करके होलसेलर के पास दिए, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सप्लाई किया, तो इस पॉइंट पे जो है मैन्युफैक्चर करके होलसेलर को सप्लाई किया, तो इस पॉइंट पे अगेन जो है मैन्युफैक्चरर को जीएसटी जो है, जो होलसेलर मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरर को इस सप्लाई पे जीएसटी देना पड़ेगा। इससे पहले जिसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए उसको जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि ये बात और है कि जो अगर बिल बनेगा उसमें मैन्युफैक्चरर पे करेगा पहले स्टेज पे इनपुट की सप्लाई पे, और दूसरे स्टेज पे जो है मैन्युफैक्चरर बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा और जो पे करे जो है करके जो है फर्दर वो अपना जीएसटी दे देगा, और आगे वाला जो है नेक्स्ट जो होलसेलर है उसको जो पूरा जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर आगे होलसेलर जब रिटेलर को सप्लाई करता है, सो लेट्स सी इट, सी बेसिकली रॉ मटेरियल सप्लायर है, ये सप्लाई करता है रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरर, राइट, वो जो है मैन्युफैक्चर करके होलसेलर को देगा, राइट, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर जो है कंज्यूमर को देगा। लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियरली। सो से यू हैव अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये कोई गुड्स जो है सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स टू अ मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चर गुड्स देता है होलसेलर को, ठीक है, ये होलसेलर गुड्स देता है रिटेलर को और ये रिटेलर गुड्स देता है आपको कंज्यूमर को, ठीक है। दिस इज द होल चेन। नाउ यहां पे सप्लाई हो रही है तो यहां पे टैक्स जीएसटी लगेगा, राइट, और ये जीएसटी जो है ये इसको बिल बना के देगा, इसमें कहेगा मैन्युफैक्चरर को बिल में कि देखो ये इतना जीएसटी है, ये जीएसटी आपको देना है, तो मैन्युफैक्चरर इसको जीएसटी को लेके मान लो पे करेगा, जो भी अमाउंट से 100 रुपए पे किया उस पर 10% जीएसटी पे किया तो 110 रुपए इसको दिया, ठीक है, और ये जो 10 रुपए है ये जीएसटी में अपना सबमिट कर देगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि चलो ये दे दिया, अब मैन्युफैक्चरर ने जो है सप्लाई किया, राइट, होलसेलर को। तो अब यहां पे जो है इसको भी मान लो जो भी XYZ अमाउंट में करता है उस पर जीएसटी लगेगा यहाँ पे, राइट। सो ये वो जीएसटी पे करेगा, इसके पास वो जीएसटी आएगा, बट इसमें इसको जो है अब जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो जो ऑलरेडी पे कर चुका है, राइट, उसको हटा लेगा डिडक्ट करके, जो वैल्यू एडेड है उसी पे जीएसटी पे करेगा, ठीक है। दिस मैन्युफैक्चरर विल पे जीएसटी ओनली ऑन दी वैल्यू एडेड। सो मान लो इसको 150 का पे किया, ठीक है। सो ये बस 5 रुपए करेगा क्योंकि 50 रुपीज वैल्यू एडेड है, राइट। सो ऑलरेडी 10 रुपए तो ये पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर, इसके पास बिल है, बिल दिखाएगा, ये जीएसटी अथॉरिटी को कहेगा देखो मैंने 10 रुपए ऑलरेडी पे किया है इस रॉ मटेरियल वाले को, इसने आपके पास सबमिट कर दिया जीएसटी अथॉरिटी के पास, तो 10 रुपए आपके पास है। यहां पे टैक्स पूरा 150 रुपए पे 15 रुपीज लगेगा, बट इस 15 रुपीज में से ये मैन्युफैक्चरर जो है 10 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है, राइट। दिस मैन्युफैक्चरर हैज ऑलरेडी पेड 10 रुपीज, ओके, बिल दिखाएगा उसको, और तो उसमें फिर आएगा कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 10 रुपीज का, और ये जो बचा हुआ 5 रुपीज ही पे करेगा, राइट। सो इस तरीके से सिर्फ वैल्यू एडेड पे होगा। तो इस तरीके से यहां पे भी जीएसटी होगा, यहां पे भी जीएसटी होगा, और यहां पे भी जीएसटी होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ जीएसटी वर्क्स। सो इट इज इम्पोज्ड मोस्टली ऑन वैल्यू एडेड थ्रू द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी से ये सिर्फ वैल्यू एडेड पे ही इंपोज होता है, ठीक है। एंड मोस्टली ऑन सप्लाई, तो यहां पे सप्लाई हुआ, यहां पे सप्लाई, यहां पे सप्लाई, जहां भी सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वहां पे जीएसटी इंपोज होगा। इट इज ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। सो जैसे मैन्युफैक्चरर ने जो इनपुट्स लिए थे उस पर जो टैक्स पे किया उसने, उसका बिल है, तो उसके लिए उसको जो है अथॉरिटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली उसको जो वैल्यू एड की है उसने 50 रुपीज की, उस पर 5 रुपए टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। और इसमें टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, बोथ मेड फॉर कंसिडरेशन, मतलब किसी पैसे के लिए जो है सप्लाई की गई हो, राइट, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके। और इसमें क्या क्या आ जाते हैं, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सब जो है इसमें यू नो दे ऑल आर सब्ज्यूम्ड अंडर द वर्ड सप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना टेक्निकल आप मत जाओ, मेन ये 2 पॉइंट्स याद रखो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोज होता है। सप्लाई आपको ब्रॉडली, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और ऑन दी वैल्यू एडिशन, कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर ही इंपोज होता है, क्योंकि इसमें जो है जो भी एंटिटी है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, यानी उसने इनपुट्स पे जो टैक्स दिया होगा जीएसटी, उसका वापस उसको रिफंड मिल जाता है, एक तरीके से क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। सो इफेक्टिवली उसको बस वही टैक्स पे करना पड़ता है जो उसने जो है वैल्यू एडिशन के लिए लिया है, ठीक है। देन टैक्सेस विच आर सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो, यू शुड गो थ्रू इट, ठीक है। मेजर वंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस इंपोज हो गए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये सारे जो है मोस्टली एक्साइज ड्यूटी वो जो है इसमें सब्ज्यूम हो गए। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ठीक है, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, इसमें जो है जो मेन चीज जो है एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये मेजर वन से जो इसमें सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में। सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सो गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पे कोई भी सेस या सरचार्ज होगा दैट इज ऑल्सो सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। सिमिलरली स्टेट्स के कौन से, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, सो ऑन सो फोर्थ, ये सब जो है सब्ज्यूम हो गए। देन कमोडिटीज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, सो कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं है। सो सबसे पहला है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। सो इज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी बाय वे ऑफ डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, यानी ये जो है जीएसटी की डेफिनेशन में ही नहीं है, यानी इसको अगर इंक्लूड करना होगा तो सेपरेटली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड कर पाओगे, ठीक है। सो ये जो है जीएसटी की डेफिनेशन में नहीं है। जबकि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये टेम्परेली बाहर रख रखे हैं। इसके लिए इवन मेंशन कर रखा है कि इनको जो है लेटर डेट पे जीएसटी काउंसिल के डिसीजन पे लाया जा सकता है, बट अभी के लिए जो है बाहर रख रखा है, ठीक है। सो ये याद रखना, ये सारी कमोडिटीज जो है बाहर है, बट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जो है जीएसटी की डेफिनेशन में ही नहीं आता। जबकि इन सब पे ये बोल रखा है जीएसटी के जो एक्ट जो आया था उससे कि ये जो सारी चीजें हैं, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको जो है फ्यूचर डेट में जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है बाय द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है।
नाउ ओवरऑल अगर हम फीचर्स देखें, सो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला, इट इज अ डुअल जीएसटी, यानी ये जो जीएसटी टैक्स है ये इंपोज कौन करते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों इंपोज करते हैं ऑन अ कॉमन बेस, यानी सेम गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे, सप्लाई पे सेंटर और स्टेट दोनों इंपोज करते हैं, ठीक है। सो इसमें जो है एक एसजीएसटी होगा, राइट, विच इज लेविड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट यूटी। सीजीएसटी होगा जो सेंटर इंपोज करता है, और एक आईजीएसटी जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके केस में आईजीएसटी होता है, जो मेनली कौन करता है, सेंटर जो है उसको लेवी करता है और एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। एंड यस, ये क्या रेट्स रहेंगे सेंट्रल जीएसटी के और स्टेट जीएसटी के, ये कैसे डिसाइड होते हैं, दिस इज जॉइंटली डिसाइडेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स थ्रू जीएसटी काउंसिल, राइट। सो ये जो रेट्स हैं नोटिफाइड ऑन द रिकमेंड, इसको क्या होना चाहिए, आपने देखा होगा कि 18% जीएसटी है तो उसका ब्रेकअप हमेशा दिया जाता है कि सी जीएसटी इसमें 9% है और एस जीएसटी इसमें 9% है। यू मस्ट हैव सीन जो भी बिल कभी आप लेते हो। सो दिस इज व्हाट इज डुअल जीएसटी की एक कॉमन गुड पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है जीएसटी इंपोज हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी जीएसटी इंपोज हो रहा है, ठीक है। एंड यस, किस रेट पे होना है, सी अगेन इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना कि हर कोई अलग अलग रेट रख ले, स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स है सब अलग अलग रखे। सो टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ये जो है क्या रेट होगा ज्वाइंटली डिसाइड करेंगे सेंट्रल स्टेट, और इसमें हेल्प करने के लिए क्या काम आएगी, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगी वो ये अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। सो जीएसटी काउंसिल है, इट मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन जीएसटी रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। इंपोर्ट्स जो हैं विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, एंड उस पर जो है आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा अलॉन्ग विद बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। सो इंपोर्ट्स जो है इंटर स्टेट सप्लाई है, उस पर क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी होगा जो है इंटर स्टेट जीएसटी प्लस कस्टम्स ड्यूटी। देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाईज, और उस पर कोई भी आईजीएसटी जो है नहीं होगा, ठीक है। देर आर मल्टीपल रेट्स 5, 12, 18, 28, ठीक है। सो इन दिस देखो टैक्स एक है, सो टैक्स इज वन बट रेट्स आर मल्टीपल, याद रखना। जीएसटी है टैक्स का नाम, ये एक ही टैक्स है, और ये दोनों सेम टैक्स जो है दोनों स्टेट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करते हैं, बट इसके रेट्स मल्टीपल है, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग रेट्स है, ठीक है। सो जीएसटी रेट स्लैब एग्जेम्प्टेड जो है, और एक और चीज है कि जो एग्जेम्प्टेड होते हैं यानी 0% भी है इसमें, ठीक है। सो 5 हो गए ओवरऑल, ठीक है। सो मल्टीपल रेट्स हैं आपके, ठीक है। देन देर इज ऑल्सो अ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर फॉर एग्जेम्पशन, यानी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके नीचे बेसिकली जीएसटी के लिए रजिस्टर करना और देना ऑप्शनल है, ठीक है। सो वो थ्रेशोल्ड लिमिट वेरी करती रहती है, आई थिंक इट्स राइट नाउ समवेयर अराउंड 40 लाख, आई थिंक, आई वुड हैव टू लुक इट अप। आप लोग प्लीज बताना कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, या जो जिसके कारण जीएसटी में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो डू टेल मी दिस इन दी कॉमेंट्स, अदरवाइज नहीं बताओगे तो कोई नहीं, मैं आपको कल की क्लास में ये बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी बता दूंगा। कंपोजिशन स्कीम, सो अगेन इट इज एन अल्टरनेटिव मॉडल। सी जीएसटी में क्या है कि जितने का भी आपने गुड बेचा उसका एक परसेंटेज आपको टैक्स लेना है, कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। बट कंपोजिशन स्कीम में ये बोलते हैं कि सी डोंट गो इतना सब चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए यह है कि आप फ्लैट रेट पे दे दो, फ्लैट रेट ऑन टर्नओवर, ठीक है, कि आपने टोटल टर्नओवर कितना है, आपका कितना अमाउंट का गुड्स बेचा, उसके ऊपर फ्लैट रेट पे आप जो है टैक्स दे दो। सो इट इज समवेयर अराउंड 2% ऑन, राइट, कि 2% आप दे दो, ठीक है। एंड दिस इज मेनली ये फैसिलिटी किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर जिनका जो है टर्नओवर इज अप टू 75 lakhs एंड 50 lakhs इन केस ऑफ सम स्टेट्स लाइक इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो ये जो है कंपोजिशन स्कीम है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जीएसटीएन। और जीएसटीएन बेसिकली जो जीएसटी टैक्स है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत सारा जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी आईटी रिलेटेड सर्विसेज और जो है अदर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी, वो सर्विसेज ये एंटिटी जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सी फॉर गवर्नमेंट की सारी ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट कैन ट्रैक, एक पोर्टल देती है जिसके थ्रू ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रैक्ड। इसके पोर्टल पे जो टैक्स पेयर है वो रजिस्टर करके अपने सारे जो जीएसटी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं, और जो भी सारी टैक्स डिटेल्स है वो इसके ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। नाउ एज ऑफ नाउ सी अब ये जो है इतना रेलिवेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि सी गवर्नमेंट ने अब इसको डिसाइड कर दिया है। पहले ये था कि 24.5% जो है इसका
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, रेस्ट इसका जो है स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह इनके पास है। बट अब क्या किया है, और बाकी बचा हुआ 51% जो था वो था नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके पास। बट अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब ये जो है 100% गवर्नमेंट ओन्ड होगी, राइट। दिस हैज बीन डिसाइडेड इन जून 2022, ठीक है, ये डिसाइड कर लिया गया है। सो दैट्स वाई नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट, ये दोनों जो है अब नहीं है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू चेंज नाउ, ठीक है। सो अब जो इसका पहले था कि कुछ ओनरशिप जो मेनली थी उसमें जो है 51% नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ था, बट अब इसको जो है 100% जो है गवर्नमेंट ओन्ड होगा, ठीक है। इट वुड बी 100% गवर्नमेंट ओन्ड। और ये जो एंटिटी है बेसिकली जीएसटी के लिए जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज चाहिए जीएसटी टैक्स को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी सी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी। सो बेसिकली जीएसटी आया तो जीएसटी का एक सबसे बड़ा फायदा है कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो है वो कम होता है, कि टैक्स पे टैक्स लगता था पहले, राइट, वो कम होता है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण जो है इफेक्टिवली टैक्स वही पे करना पड़ता है जो वैल्यू एडिशन पे है, ठीक है। तो इसके कारण कैस्केडिंग इफेक्ट कम होता है, तो इसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस क्या होगा, कम होगा, राइट। और ये प्राइस अगर कम होगा तो अल्टीमेटली ये कम प्राइस कंज्यूमर को भी पास ऑन होना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर को भी पास ऑन होना चाहिए। तो दिस अथॉरिटी इज टू इंश्योर कि जो रिड्यूस टैक्स बर्डन ड्यू टू जीएसटी है वो कंज्यूमर्स को भी उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है उसके कारण ऑब्वियसली बिजनेसेस को बेनिफिट मिल रहा है कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो उनको सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स देना है, तो उनके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, उनको जो है ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ जो है ये रिड्यूस टैक्स बर्डन के कारण प्रॉफिट जो है मतलब जो उनको बर्डन कम हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ बेनिफिट इसका कंज्यूमर को भी जाना चाहिए, और इसके लिए ही हमारी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी है, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है अंडर जीएसटी लॉ टू चेक अनफेयर प्रॉफिटियरिंग एक्टिविटीज बाय रजिस्टर्ड सप्लायर्स अंडर जीएसटी लॉ, राइट, ताकि जो जीएसटी के अंदर जो बेनिफिट हुआ है उससे अनफेयर जो है प्रॉफिटियरिंग ना की जाए, ओके। एंड इट्स कोर फंक्शन क्या है इसका, टू इंश्योर दैट commensurate benefits of reduction in GST rates on goods and services done by GST Council। सो मान लो कभी रेट्स कम हुए तो सेम रेट्स जो है बेसिकली कम हुए तो उसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर्स को भी मिले। सो जीएसटी रेट्स कम हुए तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी पास ऑन होना चाहिए। एंड ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, सो वही कैस्केडिंग वाला बेनिफिट भी हो गया, प्लस अगर आगे फ्यूचर में जाके कभी जीएसटी रेट रिड्यूस होता है तो उसके कारण भी जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को पास होना चाहिए, ठीक है, passed on to the recipients by the way of commensurate reduction in prices of suppliers, ठीक है। सो ये जो काम है मेन इसका, ठीक है, कि जो बेनिफिट्स हैं जीएसटी के कारण लेस प्राइसेस के वो कंज्यूमर्स को या जो रिसिपिएंट्स हैं उनको पास ऑन होने चाहिए, ठीक है। सो इट कैन एग्जामाइन एंड चेक एनी प्रॉफिटियरिंग एक्टिविटीज एंड ऑल्सो रिकमेंड प्यूनिटिव एक्शंस, ठीक है। इट कैन रिकमेंड प्यूनिटिव, कि इसके अगेंस्ट जो है ये अगर कोई ऐसी प्रॉफिटियरिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। इट कैन रिकमेंड दैट। नेक्स्ट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस। सो बेसिकली ये जीएसटी का में जो है जब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जब इंट्रोड्यूस करना था तो क्योंकि इसमें स्टेट से टैक्सेशन पावर ली जा रही है, राइट, सम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन पावर स्टेट से ली जा रही थी। सो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा कि हम आपको जो है अगर आपके टैक्स रेवेन्यूज रिड्यूस होते हैं तो हम आपको जो है कंपनसेट करेंगे, राइट। एंड इट सेड कि आपका जो टैक्स का ग्रोथ होगा वो 14% होगा और फॉर 5 ईयर्स हम आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। दैट वाज व्हाट वाज सेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एक्चुअली हुआ क्या कि टैक्स कम हुआ, बट उसके बाद जो है काफ़ी कुछ इसमें कंट्रोवर्सी इशू रही कि भाई गवर्नमेंट नहीं पे कर रही थी, कि कोविड के कारण जब टैक्स रेवेन्यूज कम हुए तो गवर्नमेंट कहती कि वो रेवेन्यूज आपके कोविड के कारण कम हुए ना कि जीएसटी के कारण, सो दैट वी वोंट बी पेइंग। सो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग देयर। सो इसमें बेसिकली यही है कि एक लॉ बनाया गया था जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जिसके अंदर प्रॉमिस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो उनको जो है कंपनसेशन देगी अगर उनका जो है टैक्स कलेक्शन जो है जीएसटी के थ्रू 14% एनुअल ग्रोथ से कम हो। और ये कंपनसेशन देने का पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा लाने के लिए जो है यही सेस इम्पोज किया गया था, राइट। सो इट वॉज टू कंपनसेट स्टेट्स ड्यू टू लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, और इसके लिए पैसा जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है लगा के आया गया था। और ये किस पे, इट वॉज लेविड ऑन गुड्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, एयर कंडीशनर जो हाईएस्ट जीएसटी रेट अट्रैक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन सिन गुड्स, जो गुड्स अच्छे नहीं है जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स,
कोल, पान मसाला, सिगरेट्स, राइट। सो ऐसे जो गुड्स विच आर नॉट डीमेरिट गुड्स जो डिजायरेबल नहीं है, उनके ऊपर भी जो है ये जीएसटी कंपनसेशन सेस इम्पोज किया गया था। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू दिस 31 मार्च 2026। याद रखिए ओरिजिनली 5 years के लिए था, ठीक है, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड सो दैट गवर्नमेंट कैन गेट रिसोर्सेज, सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि उससे रिसोर्सेज मिले, सो दैट इट कैन प्रोवाइड दी कंपनसेशन टू स्टेट्स। नेक्स्ट वी रीड अबाउट सम बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो ऐसे क्या मेजर बेनिफिट्स हैं जीएसटी के, लेट्स लुक इट अप वन बाय वन। सो बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस बहुत इजी हो गया। अब पहले जो है कंप्लायंस करना बहुत डिफिकल्ट होता था, अब बहुत इजी है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, राइट। ऑनलाइन पोर्टल पे ही जीएसटी के लिए रजिस्टर करना है और ऑनलाइन पोर्टल पे ही जीएसटी पे करना है, राइट। देन देर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो टैक्स रेट और स्ट्रक्चर्स में यूनिफॉर्मिटी है, राइट। सो दैट ऑल्सो मेक्स इट ईजियर फॉर बिजनेसेस, कंप्लायंस वगैरह ये सब चीजें, राइट। कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो एग्जाम्पल, कि कैसे रॉ मटेरियल जो है 100 रुपये का अगर मैन्युफैक्चरर ने लिया, उस पर 10 रुपये जीएसटी दिया और आगे जाके उसने जो है 150 रुपये का गुड बना के बेचा, ठीक है। तो सामने वाले से वो जो है 150 रुपये में 15 रुपये जीएसटी लगा के ले सकता है, राइट। बट उसमें से जो है इफेक्टिवली वो बोलेगा कि मैं बस 5 रुपये जीएसटी पे करूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इट दैट कैन डू। तो वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा कि इनके गुड्स एंड सर्विसेज जो है मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, देयर गुड्स एंड सर्विसेज विल गेट मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू गेन टू मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स, राइट। क्यों? ज्यादा कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, लेस कंप्लायंस बर्डन एंड ऑल, मोर लेस कैस्केडिंग इफेक्ट, इस सब से इनके गुड्स चीप होंगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो उससे जो है इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स क्या होगा बेनिफिट? सी इट इज वेरी इजी टू एडमिनिस्टर, ये जो जीएसटी को एडमिनिस्टर करना दोनों के लिए बहुत इजी है। लीकेज इस पे कंट्रोल होगा। सो जीएसटी में टैक्स इवेजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज कि टैक्स इवेजन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एंटिटी को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो उसको बिल्स रखने होंगे और वो बिल्स जो है जीएसटी में अपलोड करने होंगे, और अगर फर्जी बिल्स बनाते हैं तो वो पकड़ा जाएंगे, क्योंकि उसमें हर सप्लायर जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है, हर सप्लायर रजिस्टर्ड है। तो अगर फर्जी बिल बनाया तो वो अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पकड़ा जाएंगे। और जो सप्लायर है जिसने बिल बनाया है, जिसने उनको सप्लाई किया, वो भी तो अपना बिल अपलोड करेगा, ये भी अपलोड करेंगे, तो दोनों मैच होने चाहिए, राइट। अगर मैच नहीं हुए तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके। एंड हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, ठीक है। सो जो है इतने सारे टैक्स हटा के इट इज मच इजियर टू एडमिनिस्टर, एज वेल एज इतने सारे टैक्स अगर हटा के एक ही टैक्स रखेंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो इट वुड लीड टू हायर रेवेन्यूज, ठीक है। एंड कंज्यूमर के लिए सिंगल ट्रांसपेरेंट टैक्स, एक ही टैक्स लग रहा है, दैट टू ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ओवरऑल टैक्स बर्डन कम होगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज कम कॉस्ट में उनको मिलेंगे, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। नाउ जीएसटी काउंसिल, आई होप आपने ये जो है पॉलिटी में कवर किया है, राइट। अगर नहीं कवर किया देन डू लेट मी नो, इफ यू हैवंट कवर्ड देन वी विल गो थ्रू इट, बट मोस्टली दिस यू शुड हैव कवर्ड इन पॉलिटी, राइट। अगर नहीं भी कवर किया तो यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स की कौन से आर्टिकल में है, क्या कंपोजिशन है, प्योरली फैक्चुअल इट इज, ठीक है। एंड रिगार्डिंग इट्स फंक्शंस की इट कैन मेक रिकमेंडेशंस, इन सब चीज़ों के लिए रिकमेंडेशंस करती है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। लाइक क्या टैक्स से सरचार्ज जो है लेवी करना है, राइट, क्या लेवी करना है, क्या नहीं करना है, राइट, क्या सब्ज्यूम किए जा सकते हैं जीएसटी में, ओके, विच कैन बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, राइट, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगना चाहिए, किस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो क्या किन चीजों का रिकमेंडेशन देता है, पहला कि कौन से टैक्सेस सेस सरचार्ज को जीएसटी में सब्ज्यूम करना है नहीं करना है, दूसरा कौन से गुड्स सर्विसेज पे जीएसटी लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए, तीसरा क्या किस टाइप से जीएसटी लॉज होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स लेवी के होने चाहिए, किस तरीके से जीएसटी जो है मिलना चाहिए, किसको कितना पोर्शन मिलना चाहिए, ठीक है। और प्लेसेस ऑफ सप्लाई के रूल को कैसे गवर्न करते, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इतना टेक्निकल हमें जाना नहीं है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? सो देयर इज अ कोरम फॉर जीएसटी काउंसिल दैट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शेल कंस्टिट्यूट द कोरम, यानी
जो है टोटल में से 50% मेंबर्स आने चाहिए, तभी कोरम होगा. दैट मीन्स ओनली देन अ जीएसटी काउंसिल मीटिंग कैन टेक प्लेस. ठीक है. एंड इट शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर. ओके. सो जो काउंसिल है इट विल डिटरमाइन कि खुद का प्रोसीजर डिटरमाइन करे कैसे ये फंक्शन करेगी. राइट. And every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by majority of not less than 3/4. So कोई भी डिसीजन अगर जीएसटी काउंसिल का इट हैज टू कम इनटू फोर, मतलब जो भी लेना है उसके लिए इट रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 3/4. याद रखना 3/4 मेजोरिटी चाहिए फॉर डिसीजंस, राइट, ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. ठीक है. तो जो भी मेंबर्स हैं उनका उनका वोट का एक डिफरेंट वेट होता है. सो टोटल वेट को मिला के जो है मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4. ठीक है. नेक्स्ट है, और ऑल्सो इसमें याद रखो कितना वोट होता है. वेटेड एवरेज ऑफ वोट्स हमने बोला है, तो कितना वेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट्स का. शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट्स का वेट होता है 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स का, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का टुगेदर अगर हम देखें सो इट्स 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट. ठीक है. राइट. सो ये वेटेज होता है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का 2/3 और सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है 1/3. ठीक है. नाउ इट्स प्योरली फैक्चुअल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स, इट विल सफाइस. ठीक है. क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से किसी पॉइंट में आएगा मोस्टली. ओके. देन लेट्स मूव ऑन टू सम टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन. ठीक है. कुछ टर्म्स जो इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, जैसे सबसे पहला है BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. सो व्हाट डज इट मीन? सी इट सिंपली मीन्स कि आप समझो इसको इससे, बेस इरोजन किस बेस का? टैक्स बेस का इरोजन. और कैसे हो रहा है ये टैक्स बेस का इरोजन? बाय शिफ्टिंग द प्रॉफिट. यानी एक कंट्री है, से देयर इज अ कंट्री ए, देयर इज अ कंट्री बी. कंट्री बी में टैक्स हाई है, कंट्री ए इज अ टैक्स हेवन जहां टैक्स लो होता है. सो यहां पे सी कोई कंपनीज इंटरनेशनल एमएनसीज होती हैं जो दोनों जगह ऑपरेट कर रही हैं. तो वो क्या करती है कि बी में उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, बी में काम कर रही है, बी में उनको बहुत सारा प्रॉफिट, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट इन बी, बट उससे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा. तो वो यहां से क्या करती है कि इस कंट्री का टैक्स बेस रिड्यूस करती है. कैसे? अपने प्रॉफिट जो है यहां पे शिफ्ट करती है इन ए. अब ये कैसे करती है अपने प्रॉफिट्स ए में शिफ्ट? राइट. दैट इज थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग, इज वन ऑफ द मेजर चैनल्स. ठीक है. इसके अलावा ट्रीटी शॉपिंग, राइट, और शेल कंपनीज, ये और जो है अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू जो है ये जो है प्रॉफिट शिफ्टिंग की जाती है. ठीक है. सो व्हाट इज बीपीएस? इज टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज which exploit gaps and mismatches in tax rule to artificially shift profit. क्या शिफ्ट किया जाता है? प्रॉफिट्स को टू लो टैक्स. प्रॉफिट्स को कहां? हाई टैक्स या नॉर्मल टैक्स जगहों से लो टैक्स और नो टैक्स जगहों पे, जिनको हम, जो आप देखोगे, कहते हैं टैक्स हेवन. ठीक है. टैक्स हेवन में शेल कंपनीज बना के, वहां पे टैक्स हेवन में वो शेल कंपनीज बना के वहां पे अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं. राइट. वेयर देयर इज नो लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ऐसी कंपनीज जो टैक्स हेवन में खोली जाती है बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जस्ट फॉर इलीगल पर्पसेस, फॉर टैक्स इविजन या टैक्स अवॉइडेंस, उनको हम शेल कंपनीज बोलते हैं. ठीक है. सो दिस, और ये पूरी प्रैक्टिस जो है ये बीईपीएस होती है ना. ये प्रॉफिट को शिफ्ट कैसे किया जाता है? एक मेजर तरीका जो सबसे ज्यादा डिस्कस है वो होता है ट्रांसफर प्राइसिंग. सी नॉर्मली इट इज द प्राइसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस. और ये ट्रांजैक्शंस किसके लिए हो सकती है? फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी बिटवीन रिलेटेड एंटिटी. सो एमएनसी है, उसकी एक सब्सिडरी यहां पे हो सकती है, एक सब्सिडरी यहां पे हो सकती है. तो इन दोनों के बीच में एमएनसी एक ऐसा ट्रांजैक्शन रख देगा कि बेसिकली मान लो इसका यहां पे प्रॉफिट है 500 रुपीज. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड आई होप बीईपीएस इज क्लियर. अगर कोई बीईपीएस क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क इन कॉमेंट्स, आई विल टेल यू. ओके. सो सी ट्रांसफर प्राइसिंग, जैसे कंट्री ए है, कंट्री बी है, यहाँ पे लो टैक्स है, यहाँ पे जो है नॉर्मल टैक्स है. नाउ यहाँ पे कोई एमएनसी है हमारी. ठीक है. उसने, उसकी एक शेल कंपनी यहाँ पे है और एक मेन कंपनी जो है वो यहाँ पे सब्सिडरी, जो यहाँ पे 500 रुपीज का प्रॉफिट करती है. ये कंपनी, जो शेल कंपनी यहाँ पे, ये कोई काम नहीं करती, बस वहां पे रजिस्टर्ड है. नाउ व्हाट इट कैन डू इज बी को अभी जो है नॉर्मली वो फंक्शन कर रही है, 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. नाउ बी कैन शो दैट बेसिकली यहाँ पे जो इसकी ये कंपनी है, इसने जो है इस कंपनी को जो है मान लो इट प्रोवाइडेड समथिंग, राइट, या इस कंपनी से जो है बेसिकली से इट कैन से कि कंसल्टेंसी सर्विस ली है, कंसल्टेंसी सर्विस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सर्विस ली है. राइट.
और उसके बदले इसने इसको जो है 450 रुपए जो है 450 रुपीज जो इस प्रॉफिट में से वो दिए हैं। तो यहां पे इस कंपनी में अब टैक्स करने के लिए प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपए बचा। 450 रुपए प्रॉफिट शिफ्ट कहां हो गया? लो टैक्स कंपनी में। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ बीईपीएस यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। और ये जो प्राइसिंग सेट की गई है इस एमएनसी के रिलेटेड एंटिटीज के बीच में, इसको जो है हम ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, सो इट रेफर्स टू प्राइसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज। याद रखो, रिलेटेड एंटिटीज, जैसे एमएनसी की दो रिलेटेड कंपनीज हो गई। ठीक है, बिटवीन associated enterprises which may take place under conditions differing from those taking place between independent। so अगर independent enterprise होते तो शायद से they might have, कोई independent enterprise होता उसने कोई consultancy सर्विस दी होती, वो 100 रुपए चार्ज करते हैं एट मैक्सिमम। ठीक है, बट यहाँ पे 450 चार्ज किए, क्यों? क्योंकि दे नो दैट दीज आर रिलेटेड एंटिटीज और हमें प्रॉफिट शिफ्ट करना है। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नॉट प्राइस्ड एज पर दी मार्केट फोर्सेस। ठीक है, ये जो है मार्केट फोर्सेस पे प्राइस नहीं है, ये आर्बिट्रेरली एंड मेनली विद द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग द टैक्स बेस जो है या शिफ्टिंग द प्रॉफिट्स उसके अकॉर्डिंगली की जाती है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट इज ट्रीटी शॉपिंग। सो बेसिकली टू इनडायरेक्टली एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ अ टैक्स ट्रीटी बिटवीन टू जुरिडिक्शन विदाउट बीइंग रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ दोस। सो मान लो ये यूएस है, ये एक टैक्स हेवन कंपनी है, ये इंडिया है, और ये कोई टैक्स हेवन से मॉरिशियस है, और यूएस में कोई कंपनी है से एक्स। नाउ ये कंपनी एक्स जो है इसका यहाँ पे सब्सिडरी है, उसके थ्रू यहाँ पे बिजनेस करती है। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे बिजनेस करती है और इंडिया और यूएस के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि भाई जो प्रॉफिट कमाया एक्स ने उसको हम इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, बट इसके साथ ये एम के साथ ऐसा एग्रीमेंट है कि जो प्रॉफिट कमाया आपके यहाँ पे की कोई एंटिटी है वो हमारे यहाँ बिजनेस करती है, उसने कोई प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। जैसे इंडिया का जो है मॉरिशियस के साथ था ऐसा डीटी, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, ताकि दोनों जगह पे टैक्स ना हो एक एंटिटी का, वो 2016 के बाद अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, सो यूएस में ये एंटिटी क्या करेगी एक्स कि इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे एक शेल कंपनी खोल लेगी और बताएगी कि ये जो है इसकी कंपनी है, राइट, इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस। और फिर ये यहाँ पे बिजनेस करेगी, प्रॉफिट मिलेंगे, प्रॉफिट यहाँ पे सेंड कर देंगे और यहाँ पे लो टैक्स लगेगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ट्रीटी शॉपिंग। सो ये एक्स कंपनी ने क्या किया कि यूएस की जगह इस ट्रीटी की जगह इस ट्रीटी का फायदा उठाया। ठीक है, सो बेनिफिट ऑफ दिस ट्रीटी विदाउट बीइंग, दिस कंपनी इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ दिस, वो तो बस इसने अपनी एक शेल कंपनी वहां पे खोल ली, राइट, इट ओपनड इट्स शेल कंपनी देयर। नाउ टैक्स हेवन क्या है? ऐसी जुरिस्डिक्शन होती है जहां लो टैक्स होता है, जहां सीक्रेसी होती है, कोई शेयरिंग ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो टैक्स हेवन ऐसी जगह होती है जहां पे टैक्स रेट बहुत लो होता है। वो इन कंट्रीज में जो है कोई देयर इज टोटल सीक्रेसी रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ कंपनीज। साथ में इन कंट्रीज में जो है बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स भी नहीं होते इनके, या कोई इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं करते रिगार्डिंग देयर टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी जगहों पे इसलिए जाते हैं दूसरी कंपनी जो है शेल कंपनीज खोल के टैक्स बेनिफिट उठाने का फायदा करते हैं, या इंडिविजुअल्स अपने पैसा यहाँ पे लाते हैं सो दैट दे कैन बेसिकली इवेड टैक्स और अवॉइड टैक्स। और शेल कंपनी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि बस इस टाइप के इट्स अ कंपनी ऑन पेपर जिसका एक्चुअली ओनली पर्पज यही है कि आइदर इट इज टू अवॉइड टैक्स, राइट, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस, या फिर कोई और इलीगल ऑब्जेक्टिव जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, पॉन्जी स्कीम या इनसाइडर ट्रेडिंग। इन चीजों के लिए ही ये कंपनी खोली जाती है। दे डू नॉट हैव एनी जेन्युइन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ऐसा कोई जेन्युइन बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, इनके कोई भी एम्प्लॉयज नहीं होते। सोल पर्पज इनको खोलने का यही है टू डू सम engage in some activity related to tax avoidance, tax evasion और some other illegal activity। ठीक है, नाउ इसी को रोकने के लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास। इन चीजों को इंटरनेशनल टैक्सेशन में इन सब चीजों से बहुत ज्यादा घाटा होता है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री को, क्योंकि उनके जो है टैक्स रेवेन्यू कम होते हैं तो उससे उनके पास कम पैसा होता है फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज। सो इसी को रोकने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये है ट्रांसफर प्राइसिंग को कर्व करने के लिए। सो इसमें जो है टैक्स पेयर एक एग्रीमेंट कर लेता है टैक्स अथॉरिटी के साथ कि वो अपनी रिलेटेड एंटिटीज के साथ किस तरीके से एक स्पेसिफिक फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग ही प्राइसिंग करेगा। ठीक है, सो डिटरमाइन ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है फिक्स कर दी जाती है। सो जो भी टैक्स, जैसे एमएनसी है, यहाँ पे जो भी एमएनसी होती वो जो है
टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट करती है और कहती है कि देखो मेरी ये कंपनी यहाँ पे, ये कंपनी इस कंट्री में है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग होगी और ये इस XYZ मेथोडोलॉजी से होगी, ठीक है। सो इसको चेक करने के लिए जो है ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो फॉर प्राइसिंग दी टैक्स पेयर्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर ईयर। सो इसे देखो, इसको क्या फायदा है, मे बी इट वुड एग्रीमेंट के अंदर क्या कर लेंगे कि आपको, चलो आप अगर फिक्स मेथोडोलॉजी से करोगे तो आपके ऊपर लेस टैक्स रेट होगा और आपको एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि इस तरीके से आपको टैक्स लगेगा। सो ये जो कंपनी MNC है उसको ये फायदा है, उसको सर्टेनिटी मिल जाती है कि मेरे ऊपर इस तरीके से टैक्सेशन लगेगा और आर्बिट्रेरली या बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को यह है कि ट्रांसफर प्राइसिंग कर्व हो गई, ठीक है। जनरल एंटी अवगार मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सो बेसिकली ये चीज किस लिए, ये चीज कर्व करने के लिए है ट्रीटी शॉपिंग को। ट्रीटी शॉपिंग को कर्व करने के लिए आपका गार है, ठीक है। सो इट एम्पावर्स द रेवेन्यू अथॉरिटी इन अ कंट्री टू डिनाई द टैक्स बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट विच डू नॉट हैव एनी कमर्शियल सब्सटेंस एंड ओनली पर्पज ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज अचीविंग टैक्स बेनिफिट। सो जैसे उस केस में हमने देखा था ना 450 रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, तो यहाँ पे अगर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स पूरे डिटेल्ड इन डेप्थ रूल्स होंगे कि किस केस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह सब कैसे करनी है, वो सब चीज होती है। तो उसके बेसिस पे अगर इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटी वो देखे कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो है 450 रुपए की हुई है, इट इज सोनली फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग टैक्स बेनिफिट, तो इसको जो है कैंसिल कर सकती है और कहेगी नहीं आपको पूरा 500 रुपए पे ही टैक्स देना होगा, नॉट ऑन 50 रुपीज, राइट। दिस इज द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और ये स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है, इंडिया ने भी अडॉप्ट किए हैं और ये क्लियरली लेड डाउन रूल्स है कि किस केस में इस तरीके से जो है टैक्स बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग और ट्रीटी शॉपिंग इनको चेक करने के लिए। और एक और है OECD G20 फ्रेमवर्क। सो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टू सेट इंटरनेशनल टैक्स स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट BPS थ्रू अ पैकेज ऑफ 15 एक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 15 एक्शन पॉइंट्स है जिसके थ्रू बेसिकली ये जो BEPS की प्रैक्टिस है उसको कॉम्बैट करना है और इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। और इसमें एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कि ग्लोबली एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट का बेसलाइन सेट कर लेंगे और सारी कंट्रीज जो है उतना ही रखेंगे। सो इससे फायदा क्या है कि इससे फिर कंपनी, कोई भी कंपनी है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग या कुछ भी करने का कोई वो नहीं है, ए हो कंट्री या बी हो या सी हो या डी हो, हर जगह उसको ऑलमोस्ट सेम टैक्स रेट अगर देना होगा किसी भी MNC को, तो देन दे वोंट बी एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस ऑफ BEPS, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रीटी शॉपिंग, ठीक है। सो इससे जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन ईजियर बन जाता है। लास्टली लेट्स सी सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू टैक्सेशन। सो काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग तो हम देख ही चुके हैं, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन भी देख लिया। टैक्स बोयेंसी मतलब बेसिकली विथ इंक्रीज इन GDP, अगर टैक्स भी इंक्रीज होता है विथ इवन मोर रेट देन द इंक्रीज ऑफ GDP, देन टैक्स इज सेड टू बी बोयेंट, ठीक है। टैक्स बोयेंसी होती है। टैक्स एक्सपेंडिचर मींस जैसे गवर्नमेंट होती है हमारी, वो बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस देती। सो टैक्स एग्जेम्पशंस जो दिए जाते हैं ऐसे, जिसके कारण एक पोटेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, वो जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, दैट इज नोन एज टैक्स एक्सपेंडिचर। तो टैक्स एक्सपेंडिचर इज basically potential loss of revenue, tax revenue to government due to various tax exemption given by it to businesses and individuals, ठीक है। inverted duty structure, so basically इसका मतलब होता है, ये मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में होता है। तो मेनली से कोई एंटिटी ए है, यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी है ए, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है और उसके लिए कुछ इंपोर्ट करती है। सो इट इंपोर्ट समथिंग एंड इट मैन्युफैक्चर समथिंग, ठीक है। अब सी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इंपोर्ट्स पे जो है आपका कस्टम ड्यूटी या जो भी टैक्स है वो हाई रहेगा, ठीक है। इंपोर्ट्स पे टैक्स हाई रहेगा और जो है जो बेसिकली इनपुट्स पे टैक्स हाई रहेगा और जो आउटपुट है उस पे जो है टैक्स लो रहेगा, या फिर जो है कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह ये नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी लो रहेगी। सो व्हाट विल हैपन इज सिनेरियो इज कि ए जो है जो ए मैन्युफैक्चरर है, वो जब अपना जो भी गुड XYZ प्रोड्यूस करेगा, उसका जो आउटपुट होगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। वाई?
बिकॉज इनपुट्स पे जो है टैक्स, सॉरी नॉट इनपुट्स, एक्चुअली इनपुट्स, और ये इनपुट्स मेनली इंपोर्टेड होता है जिन पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इनपुट्स पे आपका जो है टैक्स ज्यादा है और आउटपुट पे जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है वो कम है। तो ऐसे में होगा क्या कि लोग क्या, ये ए क्या प्रेफर करेगा, ए प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ ये मैं इतने इनपुट्स लेके ये सब बनाने की जगह, इससे अच्छा मैं सीधा सीधा डायरेक्टली ये आउटपुट बाहर से ही इंपोर्ट कर लूं क्योंकि इस पे टैक्स कम है और इसको सेल कर दूं, राइट। दैट्स व्हाट दिस इज द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब, सो व्हाट डज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स, इट मीन्स बेसिकली more tax on inputs which are imported and less tax on the output on importing। कि अगर आउटपुट को आप बाहर से खरीदोगे तो उस पर कम टैक्स लग रहा है जबकि इनपुट पे ज्यादा टैक्स। दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो इसके कारण होगा क्या कि कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं प्रमोट होगी, रादर कंट्री में जो सब सोचेंगे कि बाहर से हम उसको जो है कम उसमें टैक्स लग ही रहा है, कम उसमें जो है हम खरीद लेते हैं क्योंकि इनपुट्स पे ज्यादा। तो इसको करेक्ट करना होगा, तो इनपुट्स पे कम टैक्स लगना चाहिए और जो आउटपुट है उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ओके। सो विद दिस लेट्स रैप अप। सो इसके साथ जो है हमारा टैक्सेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है। नाउ आई नो लिटिल बिट कहीं भी आपको अगर थोड़े से कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर यू कैन आस्क इन कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स में पूछिए, आई वुड डेफिनेटली आंसर दोज डाउट्स, ठीक है। कोई भी डाउट कहीं भी आस्क इन द कमेंट्स, आई वुड डेफिनेटली आंसर दैट।